नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन यादव बहुत स्वागत करता हूं आपका फोर्स एमपीपीएससी के इस ऑनलाइन चैनल में। दोस्तों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण उस बिंदु पर बात करने वाले हैं जिस पर हम लोग बात नहीं करते हैं ज़्यादातर, है ना। वो एक ऐसा बिंदु है दोस्तों जो कि न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि एक आम नागरिक के लिए, एक आम इंसान के लिए भी बहुत उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, बहुत सकारात्मकता का प्रवेश करा सकता है। और वो जो चीज़ होती है दोस्तों, वो होती है ध्यान। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ इस प्रकार की मुद्राएं हैं, कुछ ऐसी यौगिक क्रियाएं होती है जिनको प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो भी मनीषी थे, उन्होंने बहुत रिसर्च के बाद में उनको मान्यता प्रदान की है, उनको जीवन शैली के रूप में अपनाने के लिए आपसे प्रार्थना की गई है ना। विभिन्न धर्मशास्त्रों में, विभिन्न पुराणों में आपको इनका उल्लेख मिलता है दोस्तों। लेकिन विडंबना ये है कि भारत की ये पुरातन पद्धति जो है भारतीयों के द्वारा ही आज तक अपनाने का रास्ता देख रही है, यानी कि भारतीयों ने इस पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। जब बात हम लोग आपकी करते हैं कि जैसे आप स्टूडेंट हैं, एक तो आप विद्यार्थी हैं और दूसरी बात है आप विद्यार्थी ना होकर के एक प्रतियोगी हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अपने कुछ उलझनें होती है, आपके कुछ अपने टेंशन्स होते हैं, आपके कुछ अपनी समस्याएं होती है दोस्तों। और ये जो चीजें जिनकी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि वो आपकी मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की जो कमियां हैं या जो दोनों प्रकार की जो समस्याएं होती है, या जहां मान लीजिए समस्या नहीं भी है किसी को, तो आपकी उन क्षमताओं में वृद्धि के लिए बहुत कारगर भूमिका निभा सकती हैं। तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करें, इसीलिए हम लोगों ने ये लेक्चर तैयार किया है कि ध्यान के द्वारा पढ़ाई में आप कैसे एकाग्रता ला सकते हैं। यहां ना केवल मैं ध्यान की बात करूंगा प्यारे दोस्तों, बल्कि मैं कुछ उन मुद्राओं की, कुछ उन एक्टिविटीज की भी बात करूंगा। यदि उनको हम लोग अपनाएं तो हमारे परिणामों में चेंज आ सकता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब मैं ये सारी चीजें आप लोगों के साथ में बांट रहा हूं तो मेरा ये केवल पढ़ी हुई सुनी हुई चीजें नहीं है, मेरा खुद का निजी अनुभव भी इसमें मेरे साथ में है। तो मैं आपको बड़ी विश्वास के साथ ये कह सकता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो सोच होती है इन प्रकार की चीजों के लिए, वो होती है कि ये तो फालतू की बात है ना, टाइम वेस्ट है। लेकिन यदि आप अपने 24 घंटों को एक तरीके से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना फालतू समय आप ऐसे निकाल देते हैं जिसमें आप कुछ बहुत उपयोगी कार्य कर सकते थे। आपको पता है कि आप अपने शरीर के लिए, आप अपने शरीर के लिए नहाते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए, उसके लिए अच्छे अच्छे उसको सजा के रखते हैं, उसके लिए आप भोजन करते हैं। लेकिन जो दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, आपका मस्तिष्क, ठीक है, आपका जो मस्तिष्क है वो आपके लिए वरदान है, ईश्वर का दिया हुआ, है ना। और इस परीक्षा की तैयारी जो भी आप, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या आप लोग जो है अन्य जो वनडे एग्जाम से उनकी तैयारी कर रहे हो, वहां सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके मानसिक स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज है आपका मन, आपके विचार, आपके मन या आपका विचार, जिन पर एक प्रकार का कंट्रोल जिसने हासिल कर लिया, उसके परिणामों में भी दोस्तों परिवर्तन आने लगता है। तो ये जो लेक्चर है ये इन्हीं 3 चीजों में कैसे एक सामंजस्य हो, कैसे, क्योंकि आप देखिए कि आज आपके शरीर पर आपका नियंत्रण नहीं है, चाहे जब तो आपको नींद आने लग जाती है आप उबासी लेते हैं। मैं देखता हूं कि कई बार क्लासेस में मैंने ये देखा है कि बच्चे पीछे पीछे की, क्योंकि बड़े बड़े यदि हॉल में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं तो पीछे पीछे के बच्चे सो रहे होते हैं बैग पर सिर रख के। उठा के उनसे पूछा कि भाई क्यों सो रहे हो, तो बोले सर आज तबीयत ठीक नहीं लग रही। मतलब आप वहां पर उपस्थित भी हो और नहीं भी हो, आपका कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि जैसा है ना, और फिर उसमें आपके विचार में यदि नकारात्मकता आ गई, आपने अपने आप को बोल दिया कि मैं बीमार हूं, तो आपका शरीर बिल्कुल बोलेगा कि हाँ बिल्कुल बीमार हूं। ठीक है, जिस दिन आप सोच लेते हैं कि नहीं वाकई में अगर आप बीमार हैं और फिर भी यदि आपने बोला कि नहीं मुझे ये काम करना है और मुझे उठना है, तो आप उठ करके खड़े हो जाएंगे और बीमारी और वो जो लेजीनेस थी जो आपकी, वो दूर होने लगेगी। आपका मस्तिष्क आपको यहां पर लगातार जो दिन का ज्यादातर समय होता है वो पढ़ाई को देने होता है, किताबों को देखते रहते हैं, और उसमें आपकी आंखें हैं, ठीक है, आपकी जो आपका रूटीन, जो आपका शरीर का रूटीन है ना, आपका मस्तिष्क उसको याद करना है, याद करके दोहराना है, दोहराने के बाद में उसको प्रेजेंट करना है। तो इन्हें सब में एक सामंजस्य की जरूरत होती है दोस्तों। मैंने मुख्य परीक्षाएं दी हुई है, मुख्य परीक्षा में
आपके मस्तिष्क और आपके शरीर में एक समन्वय होना बहुत जरूरी है कि जैसा जैसा आप का दिमाग सोच रहा है तुरंत परीक्षा हॉल में प्रश्न को देखकर, और वैसे वैसे आपका हाथ अगर यदि चल रहा है तो ही आपकी सफलता सुनिश्चित है, अन्यथा दोस्तों वहां पर असफलता का मुंह देखना पड़ता है। तो कैसे इन सब चीजों में सुधार हो, आइए उसके लिए चर्चा करते हैं हम लोग। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाओं की मैं आज आपके सामने बात करूंगा और उम्मीद करूंगा और आपके लिए एज ए टीचर मैं एक सजेशन भी दूंगा कि बिल्कुल आप इनको समझने के बाद में इनको अपने जीवन का हिस्सा अगर बना लेंगे तो दोस्तों आपके परिणाम भी बहुत हद तक बदल जाएंगे। आइए हम लोग उन चीजों की बात करें तो उनमें सबसे पहले एक जो लाइन यहां लिखी हुई है, जो सेंटेंस यहां लिखा हुआ है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लें कि ध्यान पढ़ाई में एकाग्रता और स्मृति शक्ति है ना, आपका कंसंट्रेशन और आपकी मेमोरी पावर दोनों को बढ़ाने का रहस्य है ना। सबसे बड़ा जो राज है वो है ध्यान। यदि कुछ ध्यान से संबंधित क्रियाओं को आप अपने जीवन शैली में शामिल कर लेंगे तो कंसंट्रेशन का ना बनना या आपको जल्दी ही भूल जाना, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे आप देखेंगे स्वयं में फील करने लगेंगे, आपको अपने परिणामों में दिखने लगेगा कि वो समस्याएं धीरे धीरे अब हटने लगी हैं, खत्म होने लगी हैं। उदाहरण के लिए इतिहास की कक्षा लगी है, आपकी किताब सामने खुली है, टीचर भी पढ़ा रहे हैं, बिना कुछ पढ़े आप उसे देख रहे हैं, ऐसा लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि बस आप है ना, आपने फील किया होगा आप क्लासरूम में हो, क्लासरूम में टीचर आपको पढ़ा भी रहे हैं है ना, और आप सुन रहे थे और सुनते सुनते कई बार ऐसा होता है कि आपका दिमाग, आपके विचार जो है यहां क्लासरूम से हट करके कहीं बाहर चले गए, फिर वापस वो लौट भी आते हैं। तो आपने उस चीज में फील किया होगा कि जितने समय के लिए आपके विचार या आपका मस्तिष्क या आपका जो कंसंट्रेशन है वो उस क्लास से बाहर चला गया था, उतनी देर में टीचर ने सामने से क्या बोला वो आपको नहीं पता होता कि वो उन्होंने क्या बोला है ना। ये चीज मैंने देखी है, मैं एज ए टीचर कई बार बच्चों से पूछ लेता हूं कहां हो बेटे, तो यहां पर किधर निकल गए, कहीं निकल गए क्या, कहीं मतलब शरीर से वो यही है लेकिन मस्तिष्क से कहीं निकल गया, बीच का वो भूल जाता है। उससे पूछो कि मैंने क्या पढ़ा है तो वो बोल रहा है सर मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा आपने क्या पढ़ाया, क्यों, कहीं चला गया था। ठीक है, तो एकाग्रता बहुत जरूरी है, इसीलिए कहेंगे कि है ना, शरीर से आप वहां हैं लेकिन मन कहीं और है। इस चीज से बचना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सिविल सेवाओं की तैयारी में है ना, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो मेरा मानना वो 3 चीजें होती है। उसी दिन कक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत गहराई से वहीं समझिए, नहीं समझ में आता कई बार अपने टीचर से पूछिए और पूरी तरीके से उसको समझने की कोशिश करिए। इसीलिए आप फीस भी देते हो इंस्टीट्यूट में, इसीलिए आप अपना कीमती समय दे करके और इतना सारा संसाधन खर्च करके इंदौर जैसे शहरों में रहते हो, तो आपको पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। तो पूरा उस क्लास में उसको बहुत गहराई से समझें, घर जाएं उसी दिन उसका रिवाइज करें, यदि कोई समस्या आती तो अगले दिन फिर आके टीचर से पूछे। ऐसे 3 चरणों में कोई भी चीज आपके दिमाग में पहल प्रवेश करती है दोस्तों। लेकिन जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको इतना भय होता है कि वो पूछ नहीं सकते कि सर हमें समझ में नहीं आया, ये बोल नहीं सकते, कई बार गर्दन हिला देते हैं कि हाँ सर आ गया बस समझ में। ठीक है, तो ये एकाग्रता होना, स्मृति शक्ति होना, यह आपकी सफलता की गारंटी है, यही सबसे बड़ा राज है आपकी सफलता का। बहुत से शोधों में पाया गया है, देखिए हम लोग आगे और बात करते हैं, रिसर्च बेस्ड जो मेरे पास कुछ फैक्ट है उनकी मैं बात करूं तो बहुत से शोधों में पाया गया है कि ध्यान के नियमित अभ्यास से, ध्यान दीजिए एक दिन की बात नहीं है, रेगुलर एकाग्रता में वृद्धि होती है, यानी आपका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा और उससे नीरस कार्य करते समय भी, कोई कार्य जिसमें आपको बोरियत होती है फिर भी आप ज्यादा देर तक उस पर फोकस बनाए रख सकते हैं। जो पेनिसिल्विया यूनिवर्सिटी है उसके एक शोध में बताया गया है कि कुछ मिनट का प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास, कुछ मिनट, मैं ये कहता हूं जैसे अभी भी मैंने कहा कि आप अपने शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, पूरा दिन होता है आपके पास, लेकिन क्या आप अपने मस्तिष्क को कुछ देते हैं, है ना। मस्तिष्क का जो ध्यान है या मस्तिष्क का जो भोजन होता है ना दोस्तों, वो होता है ध्यान। ध्यान दीजिए, शरीर का भोजन तो आप लोग जानते हैं, लेकिन जो हमारे दिमाग का जो भोजन है, मस्तिष्क का, वो भोजन होता है ध्यान। और सबसे बड़ी चीज जो जीवन का सबसे बड़ा एक विज्ञान है, वो अगर हम समझे तो विज्ञान कहता है कि जिस चीज पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हो वो चीज एक्टिव होने लग जाती है। यानी कि जितना आप अपने माइंड पर, अपने भ्रूमध्य में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे उतने ही ज्यादा दोस्तों आपका ये मस्तिष्क सक्रिय होने लगता है, आपके वो नर्व्स जो हैं वो एक्टिव होने लगते हैं।
तो ये एक यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध में पाया गया कि प्रतिदिन कुछ मिनट का, यानी कि कुछ समय ही तो आपको निकालना है अपनी दिनचर्या में से, समझ में आ रहा है। और जब उसका बहुत बड़ा आपको परिणाम मिलने लगेगा तो क्या बुरा है कुछ समय दे देना। क्योंकि मैंने ये देखा है कि बच्चे जो है इसको सुनते हैं, समझते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लगभग सभी क्लासेस में मैं डिस्कस करता हूं, लेकिन मेरा एक बुरा अनुभव ये है कि उन बच्चों का जिन्होंने इस बात को उतार लिया जिंदगी में या इसको अपना लिया, ये सारे काम वो करने लग गए, उनका प्रतिशत काफी कम होता है। तो दोस्तों आप लोग इसको तभी देखें इस वीडियो को, आगे मैं तो कहूंगा, जबकि आप मन से इन सब क्रियाओं को कर सकें, अन्यथा आप अभी इस वीडियो को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सुनने में बहुत अच्छा लगेगा सारे बातें, लेकिन उनका परिणाम बिल्कुल नहीं मिलेगा सुनने से, करने से ही मिलेगा। बात करते हैं लोगों की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता या फोकस का या कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, यानी आपकी इफिशियंसी और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ने लग जाती है। तो ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है छात्र जीवन में, तो इसका कोई विकल्प नहीं है। आप लोगों ने पुराने समय में देखा था कि हमारे यहां पर जो देवगण होते थे, आपने सीरियल्स में देखा है कि वो कितने शस्त्रों का भी ज्ञान है, शास्त्रों का भी ज्ञान है, संगीत का भी ज्ञान है, यानी बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता था एक ही व्यक्ति, है ना। और साथ ही उनको कई दूसरी क्रियाएं भी याद होती थी। आप लोगों ने देखा कि ऐसे ऐसे करके तीर करके, और वो जब तीर चलाते हैं तो उसमें वो तीर कई तीरों में बढ़ जाता था, या उसमें से कुछ नया, है ना, सर्प निकल रहा है, आग निकल रही, इसे आपने देखा। वो जो हमारे सामने विजुअलाइजेशन करवाया जाता सीरियल्स में, है ना, वो गलत नहीं है। वो ये बताता है कि इतनी सिद्धियां प्राप्त कर चुका होता था मनुष्य। क्योंकि आपने देखा कि जो हमारी आश्रम व्यवस्था थी दोस्तों, और उसमें आश्रम व्यवस्था में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो शुरू से 25 वर्ष तक की आयु जो होती थी, वो गुरु के सानिध्य में पूरी तरीके से किस पर एकाग्र होता था व्यक्ति? केवल अपने अध्ययन पर एकाग्र होता था, केवल अपने अध्ययन पर, है ना। यहां तक कि उसको किसी प्रकार की, है ना, उसके लिए कुछ बंधन होते थे, किसी भी प्रकार का डिस्ट्रिक्शन नहीं होता था, किसी प्रकार का उसका ध्यान भटता नहीं था किसी विषय में, पूरी तरीके से वो अपने ही कार्य पर फोकस होता था। तो क्यों ना फिर वो इतनी सारी शक्तियों का मालिक बन जाएगा, क्योंकि फोकस या ध्यान ही सारी शक्तियों का रहस्य है। दोस्तों समझिएगा इस चीज को, हम लोग आगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो हम उन कुछ चीजों की बात करते हैं जिससे आपका ये फोकस बढ़ सकता है। विद्यार्थी जीवन में इनको जरूर अपनाइए दोस्तों, है ना। और आप भी जैसे प्राचीन समय में, या जो हमारे देवताओं को हम लोगों ने देखा है, या जो अवतारों को हम लोगों ने देखा है कि इतनी सारी बहुमुखी और दैवीय शक्तियों के, अलौकिक शक्तियों के वो धनी होते थे, वो आप भी बन सकते हैं दोस्तों। उसके लिए जो सबसे पहली जो चीज है दोस्तों, जो मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा, वो है प्राणायाम। प्राणायाम को समझते हैं, आइए। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण और आयाम, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। प्राण या आयाम यानी कि श्वास जो है ना, जिस दिन आपकी श्वास बंद हो जाती है तो कहते हैं इनके प्राण छूट गए, प्राण निकल गए, यानी कि जो आपकी श्वास है वही आपका प्राण है। इसको लंबा करना, है ना, इस पर कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसको लंबा करना, गहरा करना। लंबा करने से मेरा अर्थ है गहरा करना। ये क्या करता है? ये हमारी जीवन शक्ति को भी लंबा करता है, हमारे तेज में वृद्धि करता है। और इसके लिए जो क्रिया हमारे प्राचीन मनीषियों ने बताई है उसी को प्राणायाम कहा जाता है। योग के 8 अंग होते हैं, इसी को अष्टांगिक योग कहा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन 8 चरणों से मिलकर जो बनती है पद्धति उसी को अष्टांगिक योग कहा जाता है, जिसमें क्या क्या शामिल है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और ये सारी की सारी जो चीजें होती है दोस्तों, ये क्रमशः व्यक्ति प्राप्त करता है, या एक दिन में डायरेक्ट आपको समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं होती। आपको यहां से शुरुआत करनी पड़ती, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धीरे 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 उस अष्टांगिक योग पर, उसकी सीढ़ी पर, सीढ़ी दर सीढ़ी उसके शीर्ष तक आप पहुंच सकते हो। मैं आपसे वो बात नहीं करता, लेकिन जब हम एक कंपटीशन एग्जाम्स के एस्पायरेंट के जीवन शैली की बात करें तो उसमें प्राणायामों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है दोस्तों। उसके लिए कुछ प्राणायाम जो है मैंने आपके साथ में यहां पे बताने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहला जो प्राणायाम है दोस्तों वो है भ्रस्त्रिका प्राणायाम। इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा आप लोग।
भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो भस्त्रिका से बना हुआ। भस्त्रिका का मतलब क्या होता है? भट्टी को धोकना। आप लोगों ने देखा होगा हमारे घरों में इस प्रकार की फूकनी होती थी जिसमें हम क्या करते हैं, बाहर से हवा लेकर के और उसके माध्यम से छोड़ते थे बड़े झटके के साथ और आग जल जाया करती थी। बस यहां पर भी आपको क्या करना है कि श्वास को अंदर लेना है और श्वास को बाहर छोड़ना है एक प्रकार के झटके के साथ। और ये जो झटका है ना, जिसके जब बाहर करेंगे श्वास को तो वो या अंदर लेना, ये सारी क्रिया आपके पेट पर केंद्रित होना चाहिए। एक होता है जो ऊपर से श्वास लेते हैं, और जैसे मैंने कहा प्राणायाम का मतलब ही होता है श्वास को गहरा करना। इसके शुरुआती अभ्यास में आप अपना हाथ भी अपने पेट पर रख सकते हो और ये फील कर सकते हो। आप लोग कोशिश करना जब भी आप इसका धीरे धीरे अभ्यास करें, चाहे आप क्लासरूम में बैठे हुए लंबे समय से पढ़ते पढ़ते अब आपको थोड़ी सी थकान फील हो रही है तो आप अपने पेट पर अपने हाथ को रखिए और ऐसी सांस लेने की कोशिश करिए जिससे पेट फूले और पेट सिकुड़े। जब आप श्वास को अंदर लेते हैं तो पेट को फूलना चाहिए, जब आप उसको बाहर छोड़ते हैं तो पेट को, है ना, यानी कि आपको यहां से सांस ना लेकर के पेट पर फोकस रखते हुए श्वास लेना है। तो उससे आप देखेंगे कि जब श्वास गहरी होती है तो आपका माइंड धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है और फिर उसी ताजगी के साथ आप अगले लेक्चर पर फोकस कर सकते हो। तो इसी का रूटीन अभ्यास है ना, प्रतिदिन 5 मिनट, धीरे धीरे आप 1-2 मिनट से शुरू करें और इसको 5 मिनट तक लेकर जाएं। मैं फिर कहूंगा कि इन सभी प्राणायाम को करने के लिए और भी विशेषज्ञ आपको जानकारी होना चाहिए। उसके लिए आप किसी योग टीचर की भी सलाह लीजिए, चाहे तो आप YouTube को जाकर देख सकते हैं। इनको पहले बहुत अच्छे से सीखिए, यहां मेरा काम सिर्फ आपको बताना है। आप अलग अलग स्रोतों से जैसा भी आपके पास अवेलेबल हो इनको भली भांति सीखिए, इनके नियमों को समझिए और उसके बाद में इनको पूर्णतः सही तरीके से करिए, तो ये सही आपको परिणाम प्राप्त होगा दोस्तों। तो भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है, आपको पेट के बल से सांस को लेना और छोड़ना होता है एक लगातार एक क्रम के साथ, ठीक है। तो इसको और ज्यादा अच्छे से आप इसको सीखें और लगातार रोज 5 मिनट इसको करने का अभ्यास करें। दूसरा जो प्राणायाम है दोस्तों वो कपालभाति है। यहां पर देखिए थोड़ा सा कपालभाति और भस्त्रिका में थोड़ा सा ही अंतर होता है। देखिए कपालभाति में भी क्या होता है, आपको बैठ करके ध्यान मुद्रा में, और यहां पर भी आपको गहरा श्वास लेना और छोड़ना होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर लेने और छोड़ने का दोनों का एक क्रम होता है, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम में एक झटके के साथ में लगातार श्वास को बाहर छोड़ा जाता है और प्रतिक्रिया स्वरूप वो अंदर अपने आप आने लगता है। तो दोनों को मैं आप कहूंगा कि आप YouTube के माध्यम से या योग गुरु के सानिध्य में आप इन दोनों में अंतर को समझें और दोनों को सीखें भली भांति और फिर इनका अभ्यास करने लगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्राणायाम है जो बड़ा सरल होता है दोस्तों, आपको पता है, ये होता है आपका अनुलोम विलोम, यानी कि आपको एक तरफ से श्वास लेनी है, फिर छोड़नी है, फिर लेनी है, फिर छोड़नी है। इन तीनों प्राणायाम का 5-5 मिनट रेगुलर नियमित अभ्यास आप करने लगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये ना केवल आपके इन सभी का, देखिए इनके पीछे जो विज्ञान है वो ये है कि ऑक्सीजन का काउंट आपके मस्तिष्क में बढ़ने लगता है और आपका मस्तिष्क खुलने लगेगा, उसके नर्व्स जो हैं उनकी एक प्रकार की नेचुरल मसाज होने लगती है और उससे आपकी कंसंट्रेशन, आपकी मेमोरी पावर, ठीक है, और आपके सकारात्मक विचारों में वृद्धि होने लगती है। इन तीनों प्राणायामों को आप अपने जीवन का अंग जरूर बनाएं दोस्तों। इसको फिर कहूंगा, इसको भली भांति सीखें पहले और फिर इसको करना प्रारंभ करें, है ना। प्राणायाम कभी भी शाम को नहीं होते हैं, आपको पता है। सुबह की ताजी हवा में खुली छत पर बैठ करके सूर्य के सामने होकर यदि आप इसको करते हैं तो न केवल इसके आपको शारीरिक और मानसिक बल्कि इसके आध्यात्मिक प्रभाव भी बड़े गहरे आप अपने मन मस्तिष्क पर फील करने लगेंगे। दुनिया को देखने का नजरिया भी आपका चेंज हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों सूर्य नमस्कार। ये तो बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए और इसको ऐसे समझिए कि सभी योगासनों में सबसे श्रेष्ठ जो यदि योगासन है वो सूर्य नमस्कार है। ये अकेला अभ्यासी साधक को संपूर्ण योग व्यायाम, देखिए 2 चीज लिखी हुई है यहां पर, योग और व्यायाम, यानी कि इसमें यौगिक क्रियाएं तो है ही हैं, साथ ही दोस्तों इसमें आपका एक एक्सरसाइज भी हो जाता है। ये 12 अलग अलग स्टेप्स होती है। मैं फिर कहूंगा कि आप इसको भली भांति यूट्यूब के माध्यम से, और उससे भी बहुत अच्छा होगा कि यदि आप किसी योग गुरु के सानिध्य में इसको सीखें। इसकी ये जो 12 क्रियाएं होती है दोस्तों, इन 12 क्रियाओं को क्रमबद्ध तरीके से एक क्रम में किया जाता है और इसके लिए जो अलग अलग इसके 12 मंत्र भी होते हैं, है ना। आपको पता है सूर्य जो है
सूर्य आपको तेज प्रदान करता है, सूर्य आपको विजय प्रदान करता है। आपको पता होना चाहिए कि जब भगवान राम और रावण का युद्ध होने वाला था, उसके पहले भी उन्होंने सूर्य की उपासना की थी। सूर्य की उपासना में उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था, और आज भी कहते हैं कि न केवल उसके आध्यात्मिक प्रभाव है बल्कि उसकी ज्योतिषीय प्रभाव भी है। जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है ना, खासकर आपके लिए कहूं दोस्तों, है ना, आप इन चीजों को मानते हैं या नहीं मानते ये अलग बात है, लेकिन ज्योतिष को मैं विज्ञान मानता हूं दोस्तों, क्योंकि यदि ग्रहों में परिवर्तन का एक धूल के कण पर भी असर पड़ता है तो हम तो जीतते जागते इंसान हैं, हमारे जीवन पर भी उसका सकारात्मक या नकारात्मक असर जरूर दिखाई देता है। और गणित का ही एक अंग है ज्योतिष भी, इसलिए मैं उसको बहुत मानता हूं, मैं उसको फॉलो करता हूं। मैं आपको बताऊं तो यदि किसी की कुंडली में सूर्य प्रबल हो जाता है तो उसके, चाहे वो चुनाव की बात हो, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, उसमें उसको विजय मिलने लगती है, नए अवसर मिलने लगते हैं, उसकी ख्याति प्रबल होने लगती है। जैसे सूर्य पूरे विश्व को चमकाता है, ऐसे उस व्यक्ति की भी कीर्ति चारों दिशाओं में चमकने लगती है। इसलिए सूर्य की उपासना भी आपको मिल सकती है सूर्य नमस्कार के साथ। साथ ही आप देखेंगे कि यहां पर आपके शरीर की लगातार इन 12 स्टेप्स में बहुत सारे व्यायाम हो जाते हैं। आप देखेंगे कि अगर बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा ठंड है कि लोग रजाई से नहीं निकल रहे, लेकिन यदि आपने अपने आप मन को, शरीर को नियंत्रित करके यदि इसका अभ्यास शुरू कर दिया तो आप देखेंगे कि आपको स्वेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके शरीर में इतनी गर्मी पैदा होती है, इससे पसीना निकल जाएगा आपको ये 12 स्टेप्स को दोहराने में। तो मैं कहूंगा इन 12 स्टेप्स को आप 5 चरण जरूर करें रोज, और साथ ही, है ना, सूर्य नमस्कार के इन मंत्रों का भी यदि आप उच्चारण करेंगे तो सूर्य के उन ज्योतिषीय प्रभावों का, सूर्य की कृपा भी आपको प्राप्त होने लगेगी, और उनके जो सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में होंगे वो बहुत ही चमत्कारिक होंगे दोस्तों। तो ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचिये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। इस प्रकार के इन 5 चरणों में आप हर एक स्टेप में मंत्र के साथ अभ्यास करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यदि आपका पेट बाहर निकल रहा था तो वो कंट्रोल में आने लगेगा, ठीक है। यदि किसी को श्वास की समस्या होगी तो उसकी वो समस्या दूर होने लगेगी। साथ ही कंसंट्रेशन, और आप फिट नजर आने लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यायाम और योगिक आसन सब एक साथ हो रहे हैं। साथ ही आप सूर्य की उपासना में उनकी स्तुति भी कर रहे हैं इन 12 नामों के साथ में, तो यहां पर उसके ज्योतिषीय और आध्यात्मिक प्रभाव भी आपको दिखाई देने लगेंगे, है ना। यानी कि हम लोग जब मेहनत कर रहे हैं तो फिर हम ज्योतिष में भी क्यों कमी छोड़े, हमारी कुंडली को भी क्यों कमजोर रहने दें, है ना। सूर्य को भी प्रबल बना सकते हो आप लोग, इसको भी आप अपने जीवन में जरूर धारण करें दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं त्राटक की। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पुरातन और बहुत ही कारगर यौगिक पद्धति है दोस्तों, त्राटक, ठीक है। त्राटक को समझना और करना बहुत जरूरी है आपके परिणामों में परिवर्तन के लिए। देखिए, त्राटक का अर्थ क्या होता है, इसका सामान्य अर्थ है किसी विशेष दृश्य को टकटकी लगाकर देखना, लगातार देखते रहना, बिना पलक झपकाए किसी एक पॉइंट को लगातार देखते रहना। मन की चंचलता को शांत करने के लिए साधक इसे करता है। यह ध्यान की एक विधि है जिसमें किसी बाह्य वस्तु को टकटकी लगाकर देखा जाता है। देखिए, ध्यान दीजिए, प्राचीन जो मुनि थे, आज जो हम लोग किसी विषय की कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक को पढ़कर ही अगली बुक लिख देता है इंसान, लेकिन जिन्होंने प्रारंभ में धर्म शास्त्रों की, वेदों की, पुराणों की रचना की थी, सोचकर देखिए उन्होंने किससे सीखा, कहां से देखकर लिखा होगा? नहीं, स्वयं उनके ही मस्तिष्क से ज्ञान का आरंभ हुआ है ना। ज्ञान उनके ही अंदर से स्वयंभू रूप से प्रकट हुआ है दोस्तों, ठीक है। और उस क्षमता को जागृत करने के लिए जो सबसे बड़ा विज्ञान है वो है त्राटक, है ना। यहां अब आपको ध्यान देना है कि त्राटक की 2 अलग अलग चरण होते हैं। एक होता है आंतरिक त्राटक और दूसरा होता है बाह्य त्राटक। आंतरिक त्राटक का मतलब जो है, आप ऐसे समझिए कि बाह्य त्राटक में जिस तरीके से आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहां आप एक फ्लेम को, एक दीपक हो सकता है या मोमबत्ती हो सकती है, उसकी लो को आप एक एकांत कमरे में जाकर के सारा अंधेरा करके बस लगातार उसकी लो को लगातार देखते रहें। ध्यान दीजिए, यहां आपकी जो ब्रीदिंग होगी वो एक नियंत्रण में होना चाहिए। गहरी श्वास लेते रहें, चाहे तो आप अपना कोई भी अपने आराध्य का मंत्र भी जप कर सकते हैं।
साथ ही आप देखने लगेंगे कि धीरे 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 आपके जो विचार हैं जो इधर उधर भाग रहे थे वो धीरे धीरे केंद्रित होने लगेंगे। साथ ही इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य ये है कि ये जहां पर हम लोग है ना, जहां हमारे धर्म में महिलाएं टीकी लगाती हैं, जहां पर वो बिंदियां लगाती हैं, इस स्थान पर पीयूष ग्रंथि होती है दोस्तों। पीयूष ग्रंथि ही हमारे सारे ज्ञान विज्ञान का केंद्र है। अध्यात्म में इसको हमारा आज्ञा चक्र कहा जाता है। तो इस आज्ञा चक्र के विकास के लिए, इसको एक्टिव बनाने के लिए, इसको तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। जैसे कि शिव शंकर का तीसरा नेत्र होता है दोस्तों, वैसे ही हमारा भी तीसरा नेत्र है। या तीसरा नेत्र हमारे विवेक का है ना, हमारी आंतरिक शक्तियों का केंद्र है, हमारी निर्णय क्षमता का केंद्र है, हमारी स्मृति का केंद्र है। और उसके विकास के लिए इस पर ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे आप त्राटक का अभ्यास करने लगते हैं, आपके दृश्य या आपकी जो दृष्टि के जो दोष है वो तो दूर होंगे ही होंगे, आपकी जो व्याधियां जो बीमारियां वो भी खत्म होंगी, लेकिन ये पीनियल ग्लैंड भी एक्टिव होने लगती है दोस्तों। और इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके पढ़ने में, याद करने में, चीजों को प्रकट करने में, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड में बहुत असर पड़ेगा। इसका बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा। इसका दूसरा एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप इस प्रकार की किसी आकृति में, जैसे यहाँ पे बीच में आपको ये रेड डॉट दिख रही है ना, वो मिट गई है, मैं दिखा दूं आपको। ये जो रेड डॉट है इस पर आप देखते रहें, इसको बड़ा सा एक बना लें आप एक कमरे में और लगातार इसको देख सकते हो। तो ये बिंदु त्राटक होता है ना, ये ज्योति त्राटक होता है। ये देखिए आपकी बिंदु की बात हो या ज्योति की, आपसे बाहर है, तो बाहर आपको ध्यान लगाना होता है बाह्य त्राटक। जैसे जैसे आपकी इसमें प्रगति होती है, फिर आपको फ्लेम की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जब आप कल्पना करते हो, जब आप इस प्रकार का अनुभव करते हो, तो आप नेत्र बंद करके भी सामने उस फ्लेम को जलता हुआ पाने लगते हो। और जब आप इस पर इस पद्धति में विकास हो जाता है जब मनुष्य का, तब ही वो उस पर पहुंच सकता है आंतरिक त्राटक में। और जो व्यक्ति आंतरिक त्राटक में सफल हो जाए, ठीक है दोस्तों, समझ जाइए कि सिद्धियां अब उससे दूर नहीं है। वो जो चाहता है वो प्राप्त कर सकता है, ऐसा विज्ञान भी मानता है। तो दोस्तों यहां पर ये जो मैंने आपको बताई है, ये कहना चाहिए आध्यात्म का और हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, जो उन्होंने हमें ये पद्धति खोज कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि हम इसे अपनाते नहीं हैं। बिल्कुल इसको अपनाएं हम लोग, तो आप देखेंगे कि आप में बहुत कुछ परिवर्तन फील होने लगेगा। कुछ और बातें करते हैं दोस्तों, बहुत साधारण सी बातें हैं कि कुछ मुद्राएं होती है, कुछ हस्त मुद्राएं होती है। यानी आपको पता है कि हमारे इन हाथ के इन अलग अलग जो ये पॉइंट्स है, इन पर अलग अलग ग्रहों का भी स्थान होता है, और अलग अलग जिन पांच तत्वों से, पंच तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है, उन पंच तत्वों का स्थान हमारी इन उंगलियों पर होता है। तो जब हम उनको प्रेस करते हैं तो वैसे ही प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ने लगते हैं। आइए बात करेंगे। सबसे पहली जो मुद्रा है वो ज्ञान मुद्रा कहलाती है। इसका अभ्यास भी आपको करना चाहिए। देखिए अंगूठे और तर्जनी उंगली को, ये तर्जनी उंगली कहलाती है सबसे पहली, और ये अंगूठा स्पर्श करने से जो मुद्रा बनती है उसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे नहीं बनाना है आपको, है ना। यहाँ इस नाखून का इस्तेमाल ना करते हुए दोनों उंगलियों के पोरों से एक वृत्त बनाना है, एक गोलाई बनानी है, और तीनों उंगलियों को सीधे रखकर हमेशा आपकी जो हथेली होगी वो छत की ओर होना चाहिए दोस्तों। इसे को कहा जाता है ज्ञान मुद्रा। और बहुत जगह टाइट ना होकर के बहुत स्वाभाविक, बहुत ही सहज होना चाहिए। जब लगातार आप पद्मासन या सुखासन में इसको बैठ करके करेंगे, सुखासन यानी आराम से पालथी मार करके बैठ जाना, अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें तथा अंगूठे के पास वाली उंगली, जिसको तर्जनी उंगली कहा जाता है, ये वाली उंगली दोस्तों के पोर को अंगूठे के ऊपर वाले पोर से स्पर्श कराएं। मैंने कहा पोरों को मिलाना है आपको, नाखूनों को नहीं, गलत तरीका होता है वो। दोनों को मिलाकर के एक सहज वृत्त बनाना है, गोलाई बनानी है। हाथ की बाकी उंगलियां सीधी रखें इस तरीके से, वह एक साथ मिलाकर रखें। प्रतिदिन दोपहर सायंकाल को भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा जब आप लोग क्लासरूम में होते हो, एक हाथ से यदि लिख रहे हो तो दूसरे हाथ से इसको बना के रख सकते हो। जब दोनों हाथ फ्री है तो दोनों हाथ से बना लीजिए। इससे बहुत कंसंट्रेशन, बहुत सकारात्मकता का अनुभव आपको होने लगेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। इसके अलावा मैं एक और मुद्रा आपको बताना चाहूंगा, वो है प्राण मुद्रा दोस्तों। ये मुद्रा भी आपको बहुत सारे सकारात्मक अनुभव करा सकती है, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, अंगूठे से तीसरी अनामिका और चौथी कनिष्ठिका उंगलियों को, सिरों को एक साथ लेकर अंगूठे के साथ में मिलाना है। देखिए ये आपकी कनिष्ठिका, अनामिका, इन दोनों उंगलियों को आपको अपने अंगुष्ठ से ऐसे मिलाना है कि एक सहज तीनों के जो पोरे हैं आपस में मिल जाएं। बाकी की जो दो उंगलियां उनको सीधे रखना है आपको,
बहुत सहज, है ना, कड़क नहीं करना हाथ को। और फिर उसी तरीके से आप सुखासन में बैठ करके, और या आप टेबल पे भी बैठ कर इसको कर सकते हैं। लगातार जब फुर्सत मिले तब आप इसका अभ्यास करें। हमेशा ध्यान रखें कि आपकी हथेली छत की ओर हो, ठीक है। ये एक ऐसी मुद्रा होती है दोस्तों जो अपने मस्तिष्क में ऑक्सीजन का काउंट बढ़ाने का काम करती है। जब ऑक्सीजन का काउंट बढ़ता है तो आप धीरे धीरे देखने लगेंगे कि जैसे जैसे आपको इसका अभ्यास बढ़ता है, जो भी आप याद करते हो वो लंबे समय तक आपको याद रहने लगेगा। दोस्तों, मेरा खुद का निजी अनुभव आपको बता रहा हूं। अंगुलियों को अपने सीध में खड़ा करके मुद्रा बनती है, उसे प्राण मुद्रा कहा जाता है। इस चित्र में आप इसको देख सकते हो। इसको और अधिक सीखने के लिए आप इंटरनेट पे जा सकते हो। लाभ क्या होगा? हृदय रोग और आंख की रोशनी में फायदा होता है। प्राण शक्ति बढ़ाती। प्राण शक्ति का मतलब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का काउंट, जैसे मैंने कहा, कि आपके शरीर में बढ़ने लगेगा, मस्तिष्क खुलने लगेगा और आपके फोकस में भी वृद्धि होने लगेगी। बीमारियों से दूर रहेंगे आप लोग। और प्राण शक्ति का जिसमें विस्तार हो जाए, उसके मुख का जो तेज होता है वो संतों की तरह बड़ा ही तेजोमय हो जाएगा। दोस्तों, सबको प्रकाशित करने वाला होता है, आपकी कीर्ति में वृद्धि करने वाला होता है। तो लगातार ये जो क्रियाएं मैंने आपको बताई हैं दोस्तों, कई लोगों को ये फालतू की बातें लगती हैं, बोलते हैं कि यार ये क्या है ना। और लोगों की जीवन शैली ऐसी है कि स्टूडेंट्स मैंने देखा है जो ठीक से पढ़ते भी नहीं है, वो भी रात को सिर्फ वो बहाने से आधी आधी रात तक जगते रहते हैं और सुबह लेट तक पड़े रहते हैं बिस्तर में। थोड़ा सा अपनी जीवन शैली को बदलें, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। उन सारी क्रियाओं को धीरे धीरे जब आप अपने व्यवहार में लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि कितना सकारात्मक परिवर्तन न केवल आपके जीवन में बल्कि आपके परिणामों में भी होने लगेगा। और जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, जो पद आप पाना चाहते हो, वो सहजता से आपको प्राप्त होने लगेगा। दोस्तों, इसी मंगल कामना के साथ में जय हिंद।